हेलो दोस्तों, मैं अरिंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपीपीसीएस, आरओआरओ एंड यूपीएससी वगैरह के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है। यानी अर्थव्यवस्था में जो प्रजनन है वो किस रूप से परिभाषित होगा। पहला है, एक वर्ष में जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में कितने जन्मे बच्चों की संख्या। नंबर सी, जन्म दर घटा मृत्यु दर। नंबर 4, एक महिला की गर्भधारण आयु चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उससे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। ठीक है भाई, इसमें आपका सही आंसर है डी। सही आंसर है डी, एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक उससे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। देखिए, WHO ने, किसने, WHO ने जो कुल प्रजनन है उसकी एक परिभाषा निर्धारित किया। उसकी परिभाषा क्या है? महिलाओं के एक काल्पनिक समूह के प्रजनन काल के अंत में बच्चों की औसत संख्या यदि वे अपने पूरे जीवन काल के दौरान किसी निश्चित अवधि की प्रजनन दर के अधीन थी और यदि वे मृत्यु दर के अधीन नहीं थी, इसे प्रति महिला बच्चों के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है भाई, इस कारण आपका डी आंसर ठीक है। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधाएं यानी विडो का लाभ उठा सकती हैं। नंबर 2, भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक सरकारी प्रतिभूतियों के धारक बन सकते हैं। नंबर 3, भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापार मंच प्रदान कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या से सही है? नंबर ए, 1 और 2। नंबर बी, केवल 3। नंबर सी, 1, 2, 3। नंबर डी, केवल 2 और 3। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है सी। पहला, दूसरा और तीसरा, जो तो 3 कथन दिए गए हैं ये आपके तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है भाई, ये आपके तीनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर, उन वाणिज्यिक बैंक यानी वित्तीय कंपनियां एक तरीके से, और वाणिज्यिक बैंक और प्राथमिक डीलर जो मुंबई में आरबीआई के साथ सहायक शून्य खाता, आरबीआई के साथ एक सहायक शून्य खाता रखते हैं, वे रेपो नीलामी में भाग लेने के पात्र होते हैं। ठीक है भाई, आरबीआई द्वारा प्रथम डीलरों को की परिभाषा दी गई है। ठीक है भाई, इन्हें आरबीआई अधिनियम 1943 की धारा 45 आई के तहत प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, यानी पंजीकृत किया जाता है। इसी प्रकार गैर वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक से परमिशन लेती हैं। ठीक है भाई, अब आता है आपका स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट।
स्टॉक एक्सचेंज वास्तव में ऋण संसाधनों के लिए एक अलग अलग एक तरीके से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये आपका, ठीक है भाई, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और ये इक्विटी शेयरों की अलग ऋण प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, इसलिए आपका कथन सी ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन कॉरपोरेट ब्रांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं? बीमा कंपनी, पेंशन निधि, खुदरा निवेश। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग का उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। इसका सही आंसर है डी का सही आंसर है डी। क्यों? क्योंकि भारत में जो बीमा कंपनी है, भारत में बीमा कंपनी अपने जो प्रीमियम इकट्ठा करती हैं का एक बड़ा हिस्सा कॉरपोरेट ब्रांड और सरकारी सेक्टर में निवेश करती हैं। और पेंशन फंड भी ब्रांडेड मार्केट में भाग लेते हैं, जो रिटर्न बनने से और भुगतान के लिए एक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अधिक से अधिक लाभ हो सके। इसलिए बीमा कंपनी और पेंशन निधि। दूसरा आपका खुदरा निवेश, ब्रांडेड मार्केट में खुदरा निवेश भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट ब्रांड और सरकारी दोनों में निवेश के लिए अब इन्हें अनुमति दे दी गई है, पहले अनुमति नहीं थी। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली। उपयुक्त में से किन्हें या वित्तीय लिखित माना जाता है? केवल 1, केवल 1 और 2 और 3, केवल 1 2 3, केवल 1 और 3। इसका सही आंसर है डी 1 और 3। 1 और 3। क्यों? जो भविष्य में नकदी का जो वो है, नकदी के जो दावे हैं उनका माध्यम से भविष्य में लाभ प्रदान करती हैं। कौन कौन? एक तो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड और मुद्रा की अदला बदली जो है, और इन्हें कानूनी और संविधानात्मक मौद्रिक मूल्य या स्वामित्व प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका कारोबार वित्तीय बाजारों में होता है, यानी ट्रेडिंग मार्केट्स में इनका कारोबार होता है, इसलिए भविष्य में लाभ प्रदान करने की गारंटी देती हैं। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। आर्थिक गतिविधि, कृषि उत्पादन का भंडारण द्वितीय सेक्टर, डेयरी फार्म प्राथमिक, खनिज की खोज तृतीयक, कपड़ा बुनाई द्वितीयक। ठीक है भाई। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 3, केवल 2 और सभी। इसका सही आंसर है बी केवल 2। केवल 2। देखिए, कृषि उपज का जो भंडारण है वो है एक सेवा गतिविधि है। ठीक है। और यह जो सेवा गतिविधि है
वो किस में आती है? वो आती है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है भाई, वो द्वितीय में। डेयरी फार्मिंग सही मायने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसलिए वो सही है। दूसरा आता है खनिज अन्वेषण, यानी खनिजों की खोज। खनिज अन्वेषण प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, न कि तृतीय का। ठीक है भाई। उसके बाद आता है कपड़ा बुनाई, सही मायने में द्वितीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है, जो कच्चा माल तैयार करने से संबंधित होते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इसका बी सही है, केवल 2। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल संशोधन अवयव और कास्ट मील अपशिष्ट। उपयुक्त में से किसका प्रयोग साधारण विमान ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है? आंसर है केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, सी 1 2 3 4, डी केवल 1 3 और 4। इसका सही आंसर है सी 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, 1 2 3 और 4 जो साधारण विमान ईंधन है, यानी ये इस एक तरह से नवीनीकरण बायोस और अवशिष्ट संसाधनों से प्राप्त होता है। जो पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन, है वो जेट ईंधन के समान प्रदर्शन प्रस्तुत करता है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन काफ़ी कम होता है इसमें। मुख्य रूप से जैसे मकई, अनाज, तिल, शैवाल, तेल, वसा इत्यादि जो हैं फसलें हैं, इनका गीला अवशिष्ट और समर्पित ऊर्जा फसलें शामिल हैं इसमें। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वस्तु, किसान का हल, श्रेणी कार्यशील पूंजी, कंप्यूटर स्थिर पूंजी, बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सूत स्थिर पूंजी, पेट्रोल कार्यशील पूंजी। उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी? इसका सही आंसर है बी, केवल 2। देखिए, कई सारे चक्रों के उपयोग से जो टिकाऊ वस्तु है उसके रूप में हल एक निश्चित पूंजी है, न कि कार्यशील, इसलिए ये नहीं है। कंप्यूटर जो है, जो इसके का प्रयोग जो है कई वर्षों तक लगातार किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसलिए ये क्या है? कार्यशील पूंजी है। ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है भाई, ये कैसी पूंजी होगी हमारी? कार्यशील पूंजी होगी। कच्चा जो माल है, मजदूरी और परिचालन व्यय, जैसे बुनकर हुआ, ठीक है भाई, उसके जो बुनकर है उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले धागा हुआ, ठीक है भाई, पेट्रोलियम, ये कार्यशील पूंजी हैं। ठीक है, क्योंकि वे जल्दी खपत हो जाती हैं और नियमित रूप से पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी दुनिया के एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोगताओं द्वारा एक साथ एक्सचेंज किया जा सकता है जो आभासी वस्तुओं का पर संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क्स, वर्चुअल मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है सी, मेटा वर्क्स। ठीक है भाई, जो अवधारणा हमें दी गई है, क्वेश्चन में जो अवधारणा हमें दी गई है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है मेटावर्क्स। ठीक है भाई, मेटावर्क्स भौतिक और आभासी स्थानों का एक अभिसरण है, जैसे आभासी, संवर्धित और मिश्रित वस्तुएं। ठीक है भाई, चलिए इसलिए आपका जो है सी सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियम या नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसका सही आंसर है, आपका जो सटीक आंसर है वो है आंसर डी। कारण, इसका कारण है कि आरबीआई पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों के लिए 5 बिलियन की न्यूनतम, कितनी की भाई, 5 बिलियन की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को अनिवार्य रखता है, जो भारत में एक नए विदेशी बैंक और अपनी शाखाओं को परावर्तित करने वाले मौजूदा विदेशी निवेश दोनों पर लागू होता है। ठीक है भाई, और दूसरा है भारत में विदेशी बैंकों द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की योजना के अनुसार कम से कम 50% निदेशक भारतीय नागरिक, एनआरआई या पीआईओ होने चाहिए। इसलिए जो है ये शर्त के साथ है कि एक तिहाई निवेशक भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हों। हालांकि पीआईओ भारतीय नागरिक नहीं माने जाते, इसलिए दोनों ही कथन गलत हैं। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।